हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको समय समय पर बहुत ज़बरदस्त जो टॉपिक हैं और पूरे जीएस की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे टॉपिक जो कि कई बार काफ़ी जो टीचर्स हैं वो फोकस नहीं करते हैं, लेकिन पेपर में इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को भी कवर करता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर आया हूँ और टॉपिक का नाम है वितस्ता हाइडेस्पीड या फिर झेलम का युद्ध, है ना। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीड का युद्ध, या फिर अगर हम बात करें इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। तो आखिर ये युद्ध है क्या? और कई लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये जो युद्ध है ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, लेकिन वास्तव में कि जो ये युद्ध हुआ आखिर ये हुआ क्यों, इसका कारण क्या था, युद्ध का कारण क्या था और इसके परिणाम क्या रहे थे, क्या क्या कंडीशंस थी, तो ये सारी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले देखिए है क्या कि वितस्ता हाइडेस्पीड या झेलम का जो युद्ध कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पंजाब के राजा थे, यहाँ पे देखेंगे पोरस जो थे, है ना, इनको हम पुरु भी कहते हैं, राजा पुरु, है ना। तो पोरस का जो राज्य क्षेत्र था वह झेलम नदी से लेकर और चिनाब नदी के बीच में था, ठीक है, यानी कि झेलम नदी और चिनाब नदी दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसे हाइडेस्पीस कहा जाता था। तो वहां के ये राजा थे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा इधर पे देखेंगे, ठीक है, तो एक तरफ से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले वितस्ता हाइडेस्पीस का जो युद्ध है ना, ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है बच्चे, कहां पर लड़ा गया? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, और कब? 326 बीसी में, यानी कि 326 ईसा पूर्व में। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं 326, ये मैंने आपको बताया ये संभवता है, यानी कि ये अनुमानित आंकड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत समय पहले की बात है ना। हम लोग बीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो बहुत समय पहले की बात है, इसलिए बिल्कुल सटीक आंकड़े निकाल पाना मुश्किल है, तो ये लगभग अनुमानित आंकड़े हैं, ठीक है। तो 326 बीसी में क्या हुआ? झेलम नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, ये जो युद्ध लड़ा किसके इसके बीच में हुआ? तो ये सिकंदर, अच्छा सिकंदर को ही हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और सिंध और पंजाब क्षेत्र के जो राजा थे पोरस, उनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अब सबसे पहले मैं आपको सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों। देखो, सिकंदर जो था, इसे हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये यूरोप में, ठीक है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वहां पर एक देश है जिसको हम यूनान कहते हैं। अच्छा, यूनान पुराना नाम है और इस देश का जो नया नाम है वो ग्रीस है, ठीक है। जो इस देश का नया नाम है वो क्या है? ग्रीस है। पुराने जमाने में यूनान कहते थे। यूनान दुनिया का जो सबसे पुराने देश है उनमें से एक है। यूनानी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना होगा। और यूनान में एक जगह थी, उस जगह का नाम था मकदूनिया, ठीक है। अच्छा, उस जमाने में यूनान में एक जगह थी, उसका नाम था मकदूनिया, और मकदूनिया को आज की डेट में मैसिडोनिया कहा जाता है, ठीक है बच्चे, क्या कहा जाता है? मैसिडोनिया। और मैसिडोनिया जो है ना, वो आज की डेट में यूनान में नहीं बल्कि यूनान का एक पड़ोसी देश है। यानी कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान नाम का पहले कोई देश नहीं था, है ना, वो भारत में ही शामिल था। इसी तरह से जो मैसिडोनिया है ना, जिसको मकदूनिया कहते थे, वो पहले यूनान में हुआ करता था, अब वो यूनान से अलग हो गया, तो दो अलग अलग देश बन गए हैं, ठीक है। तो मकदूनिया या मैसिडोनिया नाम की जगह थी, वहां का राजा था, शासक था कौन? सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं मजबूत और ताकतवर शासक था, और इसने तय किया था कि पूरी दुनिया को जीतेगा, है ना। इसने पूरी दुनिया को जीतने का प्लान बनाया और इसके तहत इसने अपना अभियान शुरू किया। इसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, है ना, काफी राजाओं को हराया भी, बहुत इसने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। अच्छा, इसी के तहत क्या हुआ कि जब ये आगे बढ़ा, ठीक है ना, तो इसने क्या किया कि ये कहां बढ़ रहा था? भारत की तरफ। तो भारत की तरफ जब ये आया और यूनान से चल रहा था, तो हुआ क्या कि रास्ते में पड़ता है ईरान। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जिस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी हमारे देश में शामिल था, ठीक है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान जिस समय भारत में थे उस समय ईरान हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था। ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, है ना। ईरान, अगर आप देखेंगे मैप में, तो ईरान की जो सीमा है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे देश में थे, तो मतलब वो क्या पड़ोसी देश हुआ करता था। तो जब ये भारत की तरफ बढ़ा तो रास्ते में ईरान जो देश पड़ा, ठीक है, तो ईरान में क्या हुआ? एक पारसी राजा थे, है ना, पारसी एक धर्म है ना, तो पारसी राजा थे और उनका नाम था दारा, ठीक है। तो इसने क्या किया? दारा से युद्ध लड़ा, ठीक है ना। सिकंदर जो था ये मकदूनिया और जो कि यूनान में पड़ता था वहां का शासक था, और जब ये भारत की तरफ बढ़ा तो रास्ते में ईरान पड़ा। ईरान में एक पारसी राजा थे जिनका नाम था दारा, और इसने क्या किया? दारा से युद्ध लड़ा और दारा को युद्ध में हरा दिया।
हराने के बाद उस एरिया में कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर ईरान के क्या वो बगल में भारत लगा हुआ था, तो जब ये भारत की तरफ पहुंचा और भारत में जब ये पहुंचेगा तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसका डायरेक्शन था वो वेस्ट साइड से था, है ना। अगर आप मैप में देखेंगे तो पश्चिमी दिशा से, और पश्चिमी दिशा की बात करेंगे तो आज की डेट में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना। और उस जमाने में ये भारत ही हुआ करता था, तो इसलिए जितनी भी कहानी है सब पाकिस्तान वाले लगभग क्षेत्र की है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब ये भारत तरफ बढ़ा तो वहां पे रास्ते में क्या हुआ कि जब नदी पड़ी, है ना, कौन सी, झेलम और चिनाब नदियों के बीच का एरिया था, हाइडेस बीच, है ना। तो जब वहां पे पहुंचा तो क्या हुआ, इसने नदी को चुपचाप पार कर लिया। राजा पोरस को इसकी जानकारी नहीं हुई, है ना। और नदी को पार करने के बाद इसने क्या किया कि जब अंदर के क्षेत्र में प्रवेश किया, और क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि जो सिकंदर था उसने भारत में जो प्रवेश किया था वो कहां से किया था, तो उसका आंसर होगा हिंदू कुश की पहाड़ियों से, ठीक है। हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, इन पहाड़ियों से भारत में प्रवेश किया था। हिंदू कुश की जो पहाड़ियां वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वो वहां पर पड़ती हैं, ठीक है। तो उस जमाने में तो पूरा भारत था, तो इन पहाड़ियों से इसने भारत में प्रवेश किया था। अच्छा, जब क्या हुआ, सिकंदर, ठीक है, वो यूनान से आया है, मकदूनिया का शासक था, यूनान से आया। रास्ते में उसने ईरान के राजा दारा को हराया, और हराने के बाद जब भारत पहुंचा तो हिंदू कुश की पहाड़ियों से उसने भारत में प्रवेश किया। भारत में जब प्रवेश किया तो सबसे पहले क्या हुआ, उसका जो क्षेत्र था वो पड़ा गांधार और तक्षशिला, ठीक है। गांधार और तक्षशिला जो एरिया है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है ना। तो ये एरिया पड़ा, यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था अंबी, ठीक है। अब क्या हुआ, सिकंदर जब भारत पहुंच गया, है ना, तो सबसे पहले इसके रास्ते में कौन आया, अंबी आया, है ना। अंबी जब आया तो सिकंदर ने ये प्लान किया कि इसके ऊपर आक्रमण करेगा और ये जो राज्य क्षेत्र है ये जीत लेगा, ठीक है। तो सिकंदर ने जब अंबी के ऊपर आक्रमण किया तो हुआ क्या कि अंबी ने क्या किया कि बदले में सिकंदर के ऊपर आक्रमण नहीं किया, है ना, बल्कि इसने सिकंदर का स्वागत किया। यानी कि अंबी जो था, है ना, वो सिकंदर से उसने युद्ध नहीं लड़ा, उसने क्या किया, युद्ध लड़ने की बजाय उसने उसका स्वागत किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हुआ क्या था कि अंबी जो था ना ये दुश्मन था किसका, राजा पोरस का, ठीक है। राजा पोरस जो कि सिंध और पंजाब क्षेत्र, सिंध पंजाब जब मैं बोल रहा हूं तो देखो सिंध जो है वो पाकिस्तान के एरिया में आता है, और पंजाब जो है वो आधा इंडिया में आता है आधा पाकिस्तान में इस समय, लेकिन पूरा तो भारत हुआ करता था, ठीक है। तो पड़ोसी जो राजा था कौन, राजा पोरस, सिंध और पंजाब क्षेत्र का, और इधर पे गंधार और तक्षशिला जो एरिया था वहां का राजा था अंबी। अच्छा, पड़ोसी राज्य थे, तो अंबी की दुश्मनी चलती थी राजा पोरस से, और दोनों ही भारतीय राजा हैं, ठीक है, दोनों ही भारतीय राजा हैं। तो इसकी इससे दुश्मनी चलती थी, अंबी की राजा पोरस से दुश्मनी चलती थी, इसलिए अंबी ये चाहता था कि कैसे भी राजा पोरस को युद्ध में हराया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि राजा पोरस जो था वो बहुत ही बहादुर राजा था, ठीक है, बहुत ताकतवर था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि अंबी डायरेक्ट पोरस के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था, ठीक है, इसलिए वो डरता था। तो अंबी ने सोचा कि अब सिकंदर अगर भारत आ चुका है और सिकंदर काफी पावरफुल था ही, तो अंबी ने सोचा कि मैं सिकंदर से युद्ध लड़ने के बजाय इससे मिल जाऊं और इसका साथ दे दूंगा, तो सिकंदर से बोलूंगा कि भैया इसके ऊपर आक्रमण कर दो। इससे क्या होगा कि सिकंदर भाई और ज्यादा पावरफुल था, तो जब ये युद्ध करेगा तो राजा पोरस हार जाएगा, तो इसका काम हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मैं आपको रीजन बताता हूँ, भारत जो गुलाम हुआ, भारत के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण भी हुए, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने भी भारत पर कब्जा करके रखा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, है ना, वो क्या करते थे कि कई बार एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, है ना, बाहरी ताकतों से मिलके नहीं निपटते थे, बल्कि बाहरी लोगों को क्या करते थे, मदद कर देते थे, जिससे उनको लगता था कि ये मेरा दुश्मन हार जाए। इसकी वजह से देश अपना जो है कुछ टुकड़ों में बटा हुआ था, इसी की वजह से हमारा देश बाद में गुलाम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं लाइव एग्जांपल कि अंबी और पोरस दोनों ही भारतीय राजा हैं, फिर भी अंबी ने क्या किया कि पोरस से दुश्मनी निकालने के लिए सिकंदर का साथ दे दिया, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया, ठीक है, मैंने बताया दोनों सबके क्षेत्र अलग अलग है, अंबी गांधार और तक्षशिला एरिया का राजा है, पोरस जो है सिंध और पंजाब क्षेत्र का राजा है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि सिकंदर ने क्या किया, जब अंबी पर आक्रमण किया तो अंबी ने से युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि सिकंदर का स्वागत कर लिया, ठीक है, स्वागत किया। अब इसने इससे मित्रता कर ली। फिर इसके क्या हुआ, सिकंदर ने क्या किया, अब पोरस पे आक्रमण किया, ठीक है। जब पोरस पर आक्रमण किया तो क्या हुआ कि सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध हुआ। बात समझना, सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध हुआ। इसी युद्ध को वितस्ता, क्योंकि वितस्ता जो है ये पुराना नाम किसका है, झेलम नदी का, ठीक है। तो झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, या फिर हाइडेस बीच का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस बीच क्या है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो पूरा एरिया था उसको हाइडेस बीच कहा जाता था, जहां पर राजा पोरस का राज्य चलता था। अच्छा, अब हुआ कि जब ये युद्ध हुआ तो इसमें हुआ क्या कि देखो दोनों ने बड़ी बहादुरी से लड़ा।
सिकंदर जो था काफी पावरफुल तो था ही, दुनिया के कई सारे राजाओं को हरा के आया था, और जो पोरस था राजा वो भी भारत के हिसाब से काफी पावरफुल था। ठीक है, अब हुआ क्या कि राजा पोरस जो थे ये युद्ध हार गए। ठीक है, सिकंदर ने राजा पोरस को युद्ध में हरा दिया। अब इसके कारण क्या था, बहुत बड़ा कारण था क्या कि जब दोनों की सेनाएं आमने सामने आई तो सिकंदर ने क्या किया कि घुड़सवार जो थे, घुड़सवार सैनिक है ना, घोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया युद्ध में, घोड़ों का इस्तेमाल किया, और घोड़ों पर जो बैठे हुए सैनिक थे है ना उनका इस्तेमाल किया। और जबकि राजा पोरस ने सबसे ज्यादा जो युद्ध में इस्तेमाल किया कि हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, राजा पोरस ने क्या किया कि जो उनकी हाथी सेना थी है ना उसको ज्यादा इस्तेमाल किया, और इसके अलावा 30,000 जो पैदल सैनिक थे है ना उन सैनिकों को हाथियों के पीछे रखा, यानी कि आगे हाथी और पीछे पैदल सैनिक। और इसके अलावा जो उनके सैनिक थे राजा पोरस के, उन सैनिकों के पास जो धनुष हुआ करता था वो बहुत बड़े साइज का हुआ करता था। तो उसको चलाने के लिए क्या तरीका था कि अगर वो उसको चलाएंगे तो धनुष को जमीन में टिकाना पड़ता था, टिकाने के बाद उसको खींच के और चलाया जाता था। अब समस्या ये आई कि धनुष का इतना वेट था है ना, टाइम चाहिए चलाने के लिए। दूसरा, हाथी आगे चल रहे हैं, हाथी आगे चलेंगे तो उनकी सेना पीछे थी। अब हुआ क्या कि हाथियों के आगे चलने की वजह से जो स्पीड थी वो कम हो गई है ना, क्योंकि हाथी तो आराम चलते हैं आप जानते हैं मगन होके है ना, तो स्पीड का जो पैदल सैनिक थे वो भी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाए है ना, और पीछे से कई बार वो अपने जो तीर कमान थे वो भी नहीं चला पाए। जबकि सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर के पास जो घुड़सेना थी, घोड़ों की सेना वो ज्यादा थी, तो घुड़सवार सैनिकों को इस्तेमाल किया। अब घोड़े पे जो सैनिक बैठे थे वो ज्यादा चुस्ती फुर्ती में युद्ध को लड़ रहे थे, तो इनकी सेना ज्यादा एक्टिव थी, पोरस की सेना इतनी एक्टिव नहीं रह पाई। ये गलत डिसीजन था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी और राजा पोरस जो थे वो युद्ध हार गए। लेकिन हुआ क्या कि राजा पोरस ने बहुत ज्यादा बहादुरी से युद्ध लड़ा था है ना, मतलब सिकंदर को इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया, ये भी परेशान हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब ये युद्ध हार गए, ठीक है, राजा पोरस जब युद्ध हार गए, ठीक है, तो क्या हुआ कि सिकंदर ने बाद में राजा पोरस को मारा नहीं, ठीक है, बल्कि राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने इनका पूरा राजपाट वापस कर दिया। ठीक है, पोरस का पूरा जो राजपाट था, जितना जीता हुआ एरिया था, सारा वापस कर दिया, और सिकंदर और पोरस की बाद में मित्रता भी हो गई। जब दोनों की दोस्ती हो गई तो क्या हुआ कि राजा पोरस ने इसके बदले जो आसपास क्षेत्र के और भी राजा थे, ठीक है, उनको हराने में सिकंदर की मदद की। ये बात समझ में आ गई। तो अब बच्चे क्या हुआ कि इसके बाद जब सिकंदर जीत गया, ठीक, बाकी जो आसपास का एरिया था सिकंदर जीता। अच्छा, उस जमाने में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य हुआ करता था वो मगध हुआ करता था। मगध किसे कहते हैं, जो बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र उसे मगध कहा जाता था। ठीक, वो केंद्र बिंदु था, यानी कि गया से लेकर पटना तक का जो एरिया है वो क्या होता था, मगध का केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन सिकंदर जो था उसने मगध पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि वो कुछ समय के बाद यहां से वापस चला गया। ठीक है, जब वो यहां से वापस गया उसके कुछ साल बाद क्या हुआ कि 323 बीसी में, ठीक है, 323 बीसी में है ना, इराक में बेबीलोन नाम की एक जगह थी, इराक में बेबीलोन नाम की एक जगह थी, वहां पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब देखो हुआ क्या, फिर से मैं बताता हूँ कि जो हाइडेस्पीस का युद्ध था उसका जो पर्पस था, जो मेन जो रीजन था क्यों हुआ था, वो यही था कि सिकंदर जो कि जिसको हम अलेक्जेंडर बोलते हैं, यूनान का शासक था, वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था, पूरी दुनिया को विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके तहत वो उसने एक एक करके कई राज्यों को हराया, कई रास्तों में जो भी राजा पड़े उनको हराया और इस भारत की तरफ बढ़ा। जब भारत आया तो क्या हुआ कि अंभी के विश्वासघात की वजह से कह सकते हैं, या अंभी ने क्या किया, सिकंदर से दोस्ती कर ली और सिकंदर को उकसा दिया कि पोरस के ऊपर आक्रमण कर दो। तो राजा पोरस के ऊपर आक्रमण हुआ, ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ कि राजा पोरस ने बहादुरी से लड़ा, हालांकि हार गए, लेकिन लड़ने बहादुरी की वजह से सिकंदर इनका राजपाट वापस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सिकंदर ने कुछ दूसरे राज्यों को जीतकर और यहां से वापस चला गया। ठीक है बच्चे, तो ये जो युद्ध है वितस्ता हाइडेस्पीस का, इसकी जितनी भी डिटेल वो सब मैंने आपको बता दी है, और इससे पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें, और मुझे उम्मीद है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका फायदा भी आपको पक्का मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह की बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस के लिए। और अगर ये जो क्लास अच्छी लग रही हो तो आप पीछे भी बहुत सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कुछ प्लेलिस्ट भी बनी है, इसके अलावा पीछे जाके वीडियो देखेंगे चैनल पे तो अभी तक बहुत ज्यादा करीब 450 से ज्यादा वीडियो आ चुके हैं, है ना। तो आप अगर देखेंगे आपको बहुत जबरदस्त मटेरियल देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारी क्लासेस को देखें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कराएं, और इसी तरह की बेहतरीन क्लास के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे और आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।